भारती जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी में स्थान बनाया। जी धन्यवाद। ये पल आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्षों पहले जो सपना देखा था एक बैकग्राउंड चेंज करने का, तो वो आज पूरा हुआ है और माता पिता के चेहरे पे वो खुशी देखी है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। कब आपके मन में ख्याल आया कि मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है और खासतौर से यूपीएससी की तैयारी करना है? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का ख्याल तो मतलब 2000 ग्रेजुएशन के पहले ही आ गया था। 12th के बाद ही मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर लेकिन फिर धीरे धीरे मैं 18 अप्रैल 2016 को मेरे दिमाग में ना यूपीएससी का ख्याल आया और मैंने बैंकिंग की तैयारी छोड़ दी। उसका मेन रीजन था कि मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है, पूरी फैमिली मतलब मेरी इसी में इन्वॉल्व थी। जो रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, तो जो मतलब लड़कियां थी छोटे छोटे हमारी परिवार की, वो भी वहां पे बैठती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे इन लोग की लाइफ को चेंज करना है, तो इसके लिए ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई नौकरी ली तो सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन कोई अच्छा कुछ किया तो इनकी जिंदगी कैसे बदल सकती हूँ। तो ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में चलते थे। फिर जब मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ने के लिए बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी, तो उसमें एक इंटरव्यू पढ़ा 2014 में, किसी ने टॉप किया था। उसका इंटरव्यू था कि सिविल सर्विसेज के द्वारा वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो मेरे को लगा कि मैं भी ऐसी कुछ करना चाहती, तो मुझे भी यही तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे मेरे दिमाग में यूपीएससी का ख्याल आया और उस टाइम पे तैयारी तो स्टार्ट नहीं कर पाई थी, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, पर दिमाग में आ गया था। भारती, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा आपका परिवार है और पिताजी कब से ऑटो ड्राइविंग कर रहे हैं? हम लोग 5 बहन, एक भाई है और माता पिता है मेरे परिवार में, और दादी जी हमारे साथ रहती है। पहले पापा ट्रक चलाते थे, लेकिन फिर दूसरे का ट्रक होता था वो, तो वो एक एक हफ्ते में घर से बाहर रहते थे और उतनी सैलरी नहीं थी। फिर हम लोगों ने, पापा ने खुद एक लोडिंग ऑटो ले लिया था 2013 में। फिर वो अपना ऑटो चलाने लगे। अच्छा अच्छा। तो जब आपने ये ख्याल बनाया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और जाहिर है कि इसमें पूरा समर्पण चाहिए होता है, कर्मठता चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है, तो आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया? खासतौर से आपके पिताजी ने आपको कितना सहयोग किया कि नहीं, आपको इस फील्ड में जाना है? पिताजी ने बहुत सहयोग किया। उनको इन सब के बारे में आइडिया तो था नहीं कि क्या तैयारी होती क्या नहीं होती, पर मेरी जो लगन और मेहनत देख के उनको लगा कि ये कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा कर लेगी। तो उन्हीं उन्हीं चीजों को लेके उन्होंने मेरे को कभी भी, मतलब कि जो फाइनेंशियल इशू से लेकर इमोशनली था, हर तरीके से सपोर्ट किया। मेरा भाई था, वो भी मतलब अपनी पढ़ाई को छोड़ के और ओला गाड़ी वगैरह जो चलती है वो चलाने लगा था 12th के बाद से। वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया कि मेरे को तैयारी करनी है, तो मेरे पैसे लगेंगे, तो इस कारण से। मेरी छोटी बहनें भी कोचिंग पढ़ाना हुआ और स्कूल में टीचिंग करना हुआ, ये सब करती थी। मतलब आपने काफी संघर्ष देखा है और जिंदगी के प्रति काफी जद्दोजहद देखी है और उसके बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है जब आप इतनी बड़ी परीक्षा को क्रैक करके इसमें अपने स्थान बनाया है। हाँ जी, बहुत कुछ देखा है, परिवार को, मम्मी को, पापा को, बहन भाइयों को बहुत सेक्रीफाइस करते देखा है। पर ये था कि सपना बड़ा था, तो फिर मैं लगी रही और वो याद करती रही कि क्यों मैंने स्टार्ट किया है, बस उसको वही पूरा करना है। तो भारती, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा और इसके लिए आपने कौन कौन से लेवल पर तैयारियां की? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। पहले के अटेम्प्ट में जब मेरा प्री नहीं निकला था इसका, तो मैंने फिर अपना स्टेट है एमपीपीएससी, उसका एग्जाम दिया। तो उसमें मेरा प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए थे पहले अटेम्प्ट में, और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं स्टेट पीएससी पहले कर लेती हूँ, यूपीएससी थोड़ा टफ है, तो उसको मैं आराम से फिर बाद में ठीक से करूंगी। अच्छा। हाँ, तो इसके साथ फिर मैंने यूपीपीसीएस का मेंस भी दिया, उसमें कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। और एमपी का ये जो ग्रुप 2 का एग्जाम होता है ईएसबी का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। तो लेकिन मन में मेरे यूपीएससी था, फिर मेरे को लगा कि कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जहाँ से मैं यूपीएससी के लिए ठीक से प्रिपेयर कर लूँ। मेरे को ऐसी मेंटरशिप, कुछ गाइडेंस, मतलब दिमाग में मैं चलाती रहती थी कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि यूपीएससी का रास्ता आसान हो जाए। तो आपने सेल्फ स्टडी की या फिर आपने कुछ कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन की? पहले 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था ना, उसके बाद मैं दिल्ली आई थी कुछ महीनों के लिए। तो मेरे को लगा कि कोचिंग, मेरे को एक दूर के भैया से पता चला कि यूपीएससी यहाँ से तैयारी होती है, और यहाँ पे रहने खाने का खर्च बहुत ज्यादा था, कोचिंग की फीस भी मतलब कम नहीं हो रही थी। तो फिर मैं कुछ महीने रह के वापस घर आ गई थी।
और फिर मैंने तैयार स्टेट पीएससी वगैरह ये सारे एग्जाम में लग गई थी। फिर मैंने जब 2022 का अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, अपना चौथा, तो उसमें मेरा जो मैंने बहुत मेहनत की थी वो नहीं निकला, तो मेरे को लगा कि अब मेहनत इसमें करने से मतलब नहीं है, शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं है। और यूपीपीसीएस दिया था उसके बाद एक हफ्ते बाद, तो वो प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। तो उसके मेंस के लिए पता चला कि वो दिल्ली में उसकी मेंस की तैयारी होती, तो ऐसे मेरे को दिल्ली आने का मौका मिल गया। तो फिर मैं इधर मेंस करने यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी करने के लिए आई, तो एक लाइब्रेरी है दृष्टि लाइब्रेरी, वहां पर आकर बैठी थी। तो वहां पे मुझे ना कुछ सिलेक्टेड लोग मिले, जो दोस्त वगैरह मुझे वहां नहीं मिल रहे थे भोपाल में घर पे तैयारी के दौरान, यहाँ पे आके मिली। तो मुझे प्रॉपर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस पता चली यूपीएससी की तैयारी की। फिर इधर पर एक अस्मिता स्कॉलरशिप चलाती है दृष्टि संस्थान, जिसमें आपका 2 साल रहने खाने का और मेंटरशिप लाइब्रेरी वो फ्री प्रोवाइड कराती है। तो मई 2023 में फिर मैंने वो अस्मिता स्कॉलरशिप में हो गया, तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू यूपीएससी में लग गई थी अच्छे से, तो इस बार फिर हो गया मेरा। कितने घंटे पढ़ाई आपने की और किस ढंग से आप पढ़ाई करती थी ताकि आपको मतलब जो फोकस आपका एक ही लक्ष्य पर रहे? पढ़ाई ऐसा था कि मतलब मैं डेली के टारगेट बनाती थी, क्योंकि मेरे पास पूरे टाइम पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। दिमाग में यही था कि बस पढ़ना है। सुबह उठती थी 8 बजे से लेकर रात के 11 तक मेरा लाइब्रेरी का शेड्यूल रहता था। और जो जो मतलब मैंने मंथली वीकली ऐसे टारगेट अपने फिक्स कर लिए थे, और एक ब्रेक भी ले लेती थी संडे को, जैसे कभी कुछ थोड़ा सा अपना मूड ठीक करना हो। तो ऐसे करके वो घर पे डेली बात करती थी, तो घर वालों का वो सपोर्ट मेरे को मिलता रहता था। और लंबे संघर्ष के बाद 5वें अटेम्प्ट के बाद आपको जब ये कामयाबी मिली, तो क्या प्रतिक्रिया रही आपके परिवार की, आपके दोस्तों की और आपके मिलने जुलने वालों की? बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को तो विश्वास टूट गया था। मतलब बस ये था कि मेरे माँ बाप को बहुत विश्वास था और बहन भाइयों का, उन लोगों को वैसे आइडिया नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है, बस मुझे डर लगा था। तो मैंने जो भगवत गीता से स्टार्ट किया था 18 अप्रैल 2016 को, मेरे जो दिमाग में आया था मैं उसी को रख के बैठी थी रिजल्ट वाले दिन भी, कि अगर आपने शुरुआत की है तो फिर आप ही उसको पूरा करेंगे। कान्हा जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो ऐसे करके फिर मेरा जो था रिजल्ट मैंने देखा, फिर घर पे बताया, तो बहुत खुश हैं अभी भी। मतलब आपके काम करने की शक्ति भी काम आई और भक्ति भी काम आई और आप कामयाब हो गई। हाँ, दोनों चीजों में मैंने विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगा कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज का, तो मेरे को लगा ये भी पूरा कराएंगे अब। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है और हम बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहते हैं, आपकी मेहनत को सलाम करना चाहते हैं। भारती जी, अब जब आप इस सेवा में आ गई तो आपको पता ही है कि ये रात दिन की सेवा वाला एक जॉब होता है, जिसमें हमें एक सेवक की तरह काम करना होता है, देश के लिए बहुत कुछ करके दिखाना होता है। कौन कौन से पॉइंट्स आपने तय करके रखे हैं, कौन कौन से लक्ष्य आपने तय करके रखे हैं कि आप जब इस सेवा में आ गई हैं तो अब इन बातों को आप अंजाम देंगी? मैंने जो डिसाइड करके रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग से चैलेंजेस देखे हैं, हम लोग स्लम एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे ना बच्चों की एजुकेशन को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी लड़कियों को लेकर। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि सबसे पहले तो एजुकेशन के सेक्टर में मुझे वर्क करना है। गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स चलाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे ठीक से नहीं हो पाता है हर का। दूसरा मैंने वुमेन सेक्टर का सोचा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे वर्क करना है कि अगर लड़कियों को ठीक से एजुकेशन मिले, ठीक से उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं और आप भी इसी आहुति में अपना योगदान देना चाहती हैं। हाँ, मैं इसके लिए अपना योगदान जरूर देना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए। और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आप चाहती हैं कि कुछ बेहतर हो? महिला सशक्तिकरण के साथ में हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। इन्वायरमेंट हमारा जो अभी इतना ज्यादा डैमेज हो रहा है, उसके लिए भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब मेरा वर्क डायमेंशन होगा वो डाइवर्सिफाई होगा इस जॉब के जैसे। लेकिन जो चीजें मैंने स्टार्टिंग से देखी है, तो वो एक मेरे माइंड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो जिस भी स्टेट में, जिस भी एरिया में मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगी।
चलिए, इस बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और हम चाहते हैं कि आपने जो सोच रखी है उसमें आपको कामयाबी मिले। जब हम भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से नाम हैं या फिर ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिससे आप आदर्श बनाकर आगे बढ़ रही हैं इस काम में? एक्चुअली मैंने आदर्श जो बनाया था वो तो कलाम जी को बनाया था। उन्होंने हम्म, एक बुक लिखी थी, इंडिया विजन हम्म, 2020। तो हाँ। वो मैंने कॉलेज के टाइम पर देखी थी, पढ़ी थी थोड़ी सी। तो मेरे हम्म, को भी एक ऐसा लगा था, मैंने कहा ऐसा कुछ विजन मेरे को भी बनाना चाहिए। अगर मैं भी एक नागरिक हूँ, भारत की नागरिक हूँ, और मैं हाँ। भी अगर जीवन मिला है उसमें मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, तो वो एक विजन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। तो मैं हम्म, उनको अपना आदर्श, उनको रोल मॉडल मानती थी कि ये भी तो कितना सोचते थे हमारे देश के लिए। हम्म, उन्होंने विवाह भी नहीं किया, एक राष्ट्रपति बने और ऐसी फैमिली से आते थे, तो वो उनको मैं काफी मानती हूँ। चलिए, ऐसे कुछ आदर्श होते हैं जिनके बल पर हमारी जिंदगी बदल जाती है, और आपकी जिंदगी में भी अब खुशियों की बहार आएगी, ऐसे ही हम कामना करते हैं। अच्छा, जी। ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, वो भी आपकी जैसी कुछ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मशवरा देना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि जिस भी परीक्षा में आप जा रहे हैं, पहले तो अपने अंदर उस परीक्षा के लिए हौसला और वो जुनून बनाए रखिए। अगर आपने वो सपना देखा है या आपके परिवार में ने देखा है, तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे। साथ ही माता पिता को भी ये कहना चाहूंगी कि वो उनका सहयोग करते रहें पूरी तरीके से, किसी की बातों में ना आए। समाज की जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो बच्चों पर ना डालें। वो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते थे, इतना कंपटीशन रहता है उसके लिए। उन पर विश्वास बनाए रखें। और बच्चों को भी ये कहूंगी कि वो अपने माता पिता का विश्वास कभी भी ना टूटने दें। जब भी सुबह उठे तो उनका एक चेहरा याद रखे कि वो कितनी मेहनत करके हमको कहीं भेजते हैं या हम पर विश्वास करते हैं। तो हम भी उसी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते चले। और लक्ष्य की तरफ हम जब कदम बढ़ाते हैं भारती जी, और जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे में हमें कुछ रिलैक्स होने की आवश्यकता भी होती है, ताकि हमारा जो माइंड है वो और भी तेजी से चलने लगे। तो आराम देने के लिए दिमाग को आप कौन सी चीजों का सहारा लेती थी, कौन कौन सी हॉबीज आपकी थी जिन्हें आप इस दौरान पूरा करती थी? मेरी हॉबीज में एक तो मेडिटेशन करना था। सदगुरु जी का जो ईशा क्रिया मेडिटेशन है वो मैं डेली करती थी, ताकि हम्म, मैं मेंटली ठीक रहूं। इसके हम्म, साथ ही हम कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे ओशो के विचार हुआ या जो भी आप जिनको मानते हैं, कोई भी दार्शनिक वगैरह के, तो वो मुझे अच्छे लगते थे, पढ़ती थी। कुछ हम्म, अच्छे दोस्त बनाइए। मेरी बहनें थी तो मैं अपनी बहनों से अपनी बातें शेयर कर लेती थी। मतलब हाँ, ऐसा होना चाहिए, डेली का एक आध घंटा हमारा कुछ अच्छी चर्चाओं पे जाना चाहिए, ताकि हम्म। हमारा मूड फ्रेश हो सके। संगीत सुनने का शौक भी होगा ना आपको? हाँ, हाँ, संगीत कुछ किस तरह यूट्यूब के की गीत अच्छी सुनती गीत। हैं? किशोर कुमार के, लता मंगेशकर जी के वो गाने, मेरे को पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। कोई याद आ रहा है अभी? मैं पल दो पल दा शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। इतने ही याद आ रहा है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिला है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आशा करते हैं कि आपका स्वप्न जो साकार हुआ है उसके माध्यम से देश को भी कुछ बेहतर होने की और आगे बढ़ने की संभावना जागृत होंगी। इतना समय आपने दिया, इतनी चर्चा हमसे की, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।